हेलो, वेलकम बैक। आज हम एनपीसी का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, राइट। हमने लास्ट क्वेश्चन के वक्त मैंने आपको बताया था कि हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व किया था, जिसमें उन्होंने आपको केवल पूछा था टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखा था। तो आज के क्वेश्चन में उन्होंने क्या बनाने के लिए पूछा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन, उसके हिसाब से फिर फॉर्मेट बनाते हैं, राइट। फिर पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, राइट। फिर से इस क्वेश्चन में आपको कुछ नए एडिशनल चीज़ें या कुछ मैं क्या बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको काम में आएगी। अगेन, जब एनपीसी का सम सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज आपको फिर से काम में आने वाला है, राइट। तो सॉल्व दिस सम एज यू आर सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स का सम ओनली, राइट। देखते हैं कैसे उसे यूज करना है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं और फिर सम को सॉल्व करते हैं, राइट। चलो, तो सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो एंड एग्जांपल नंबर 7 पे आ जाओ। तो क्या कहा है उन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो उन्होंने आपको पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, और उन्हें एज अ क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। तो फिर से एज अ क्वेश्चन आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट है, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे अगर आप देखोगे तो देयर इज सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो एज यूजुअल क्वेश्चन में इसके बाद जब भी हम सम सॉल्व करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का या फिर एनपीसी का, तो उसमें आपको एज अ क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि बनाओ, क्या बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है कि नहीं। तो जो ऊपर की लाइन है, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, इस बार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों बनाने वाले हैं, राइट। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट व्हाट, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एंड बैलेंस शीट तो हम सब लोग बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में। उसी तरह बैलेंस शीट में दो साइड्स होगी, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो एग्जांपल नंबर 7 का फॉर्मेट इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, राइट। अगेन टेक 2 साइड बाय साइड पेजेस। लेफ्ट पेज पर बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड राइट पेज पर बनाओ बैलेंस शीट, राइट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी हम देखा था। ऊपर हम टाइटल लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो उन्होंने नाम दिया है कि किसके लिए बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि नाम नहीं पता हमें किसके लिए बनाना है। सेकेंड लाइन पर हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट। फिर पहले कॉलम का नाम रहेगा एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, फिर इनकम अमाउंट अमाउंट, राइट। सो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना। ऑन द नेक्स्ट पेज हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा एज यूजुअल, ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, सेकेंड लाइन पर लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड नीचे लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया टू प्रिपेयर या टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में उन्होंने आपको एज अ क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड एज अ आंसर दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, तो हमारे फॉर्मेट रेडी हो गया, राइट। लेकिन फॉर्मेट पर जाने से पहले या सम सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा छोटा सा फिर से डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आपको एज अ क्वेश्चन उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड। रिसिप्ट मतलब पैसा आने की एंट्रीज है, पेमेंट यानी कि पैसा जाने की एंट्रीज है, राइट। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरफ देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि रिसिप्ट साइड के आइटम विल बी योर इनकम या फिर योर लायबिलिटी। क्या हो गया आपके रिसिप्ट साइड के आइटम, रिसिप्ट साइड के आइटम विल बी योर इनकम या फिर योर लायबिलिटी, राइट। एंड पेमेंट साइड के आइटम, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि पेमेंट साइड के आइटम्स विल बी योर एक्सपेंडिचर, खर्चा, आप पैसा दे रहे हो तो खर्चा हो रहा है, या इट विल बी योर एसेट, गेटिंग इट। तो रिसिप्ट साइड के आइटम्स आइदर इट विल बी योर इनकम या फिर लायबिलिटी। आपको बस रिसिप्ट साइड के आइटम्स के बारे में सोचना है कि ये इनकम है या ये लायबिलिटी है। एंड ऑन द अदर हैंड पेमेंट साइड के आइटम्स विल बी योर एक्सपेंडिचर या इट विल बी योर एसेट्स। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल चीज याद रखो कि रिसिप्ट साइड विल बी इनकम एंड लायबिलिटी
एंड पेमेंट साइड विल बी योर एक्सपेंस एंड एसेट, राइट। ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें सम में, या ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें सम में सॉल्व करते वक्त यूज करना है। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, रिसिप्ट साइड यानी कि इनकम या फिर लायबिलिटी है, एंड पेमेंट साइड इज खर्चा, एक्सपेंडिचर या फिर एसेट होगा, राइट। सम सॉल्व करते वक्त हम फिर से एक एक आइटम को डिस्कस करके ये डिसाइड करेंगे। इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट, तो राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सम के नीचे दिए हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि नथिंग बट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट्स के हिसाब से इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे एक एक टिक मार्क देते जाएंगे, राइट। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट 1 में कहा है आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200, राइट। तो सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में रेंट दिख रहा है क्या, तो पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट, राइट। सबने रेंट पे टिक मार्क किया। अब दूसरी एडजस्टमेंट में आ जाओ। एडजस्टमेंट 2 कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज ₹500। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में 2 चीजें उन्होंने मेंशन की है। एक, उन्होंने कहा है कि सब्सक्रिप्शन में ₹1000 एडवांस मिला है, एंड वो आगे ये कह रहे हैं एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 500। तो सब्सक्रिप्शन पे देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स। एक, आपको ₹1000 एडवांस मिला है एंड ₹500 आना बाकी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिसिप्ट साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है तो पुट 2 टिक मार्क्स ऑन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे 2 टिक मार्क दे दो। इज इट क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन पे सबने 2 टिक मार्क दे दिया। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। क्या कहा उन्होंने, फर्नीचर को 8% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएट करो, राइट। तो पेमेंट साइड में फर्नीचर दिख रहा है क्या, सेकंड लास्ट आइटम है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर। एक ही टिक मार्क क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन देना है, राइट। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। उन्होंने क्या कहा है, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो रिसिप्ट साइड में देखो सबको एंट्रेंस फीस दिख रही है क्या, तो पुट टिक मार्क ऑन एंट्रेंस फीस। सबने एंट्रेंस फीस पे टिक मार्क किया, राइट। फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें एंट्रेंस फीस पे टिक मार्क करना है क्योंकि फोर्थ एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो मैंने एंट्रेंस फीस पे टिक मार्क कर दिया, राइट। एंड अब लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, कैपिटल फंड वॉज ₹3000। क्या कह रहे हैं वो, कैपिटल फंड वॉज ₹3000। उस कैपिटल फंड पे पुट अ स्टार, राइट। क्वेश्चन में कैपिटल फंड पे पुट अ स्टार। अब वाई स्टार, क्योंकि इसके बाद जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट या एनपीसी का सम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि देयर हैज टू बी कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन। क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, कैपिटल फंड होना ही चाहिए। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमारा सम सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो कैपिटल फंड है उस पर स्टार करो। कैपिटल फंड पे स्टार इसलिए करना है क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि कैपिटल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। हेंसफोर्थ जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट बनाओ, तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे एनपीसी का, तो एनपीसी का कैपिटल फंड होना जरूरी है। अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि अगर कैपिटल फंड नहीं होगा तो हाउ टू सॉल्व इट। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, आपको कैपिटल फंड दिया है मतलब इट इज इजी टू सॉल्व सम। अगर कैपिटल फंड नहीं है तो हमारा एक एक्स्ट्रा वर्किंग बढ़ेगा, हमें पहले कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा और फिर सम को सॉल्व करना पड़ेगा। आने वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे भी सम सॉल्व करने वाले जिसमें कैपिटल फंड नहीं दिया होगा, राइट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा तो क्वेश्चन में कैपिटल फंड होना जरूरी है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा, राइट। इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो हमारे लिए काम आसान है। इज इट क्लियर? राइट। तो कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो बना हुआ फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो हमने अभी क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मेट रेडी किया और फिर हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ के रिसिप्ट एंड पेमेंट पर टिक मार्क कर लिया। यहाँ पर हमारा 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए, एक फॉर्मेट रेडी हो गया और हमने एडजस्टमेंट्स के लिए पढ़ के टिक मार्क कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम सिंपल है। अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को पढ़ेंगे और एक एक करके उन्हें हम पोस्ट करेंगे, सिंपल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड। तो मैं रिसिप्ट्स का एक एक आइटम पढ़ूंगा और हमारे दिए हुए फॉर्मेट में वो कहाँ फिट होगा उसे मैं पोस्ट करूंगा। अब जब भी हम रिसिप्ट साइड पढ़ेंगे, राइट, मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी हम रिसिप्ट साइड पढ़ेंगे तो रिसिप्ट साइड का आइटम आइदर विल बी योर इनकम और इट विल बी योर लायबिलिटी, राइट। अब एक चीज मैं उसमें और ऐड कर रहा हूं कि जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कोई भी आइटम पढ़ेंगे, मैंने आपको लास्ट सम में कहा था कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई नीड द आइटम्स ऑफ करंट ईयर ओनली। पिछले साल का एंड अगले साल का अगर कोई आइटम मेरे पास है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। इज इट क्लियर?
इस सम में आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसे कि जब मैं रिसिप्ट साइड पढ़ूंगा तो आई नीड आइटम्स ऑफ करंट ईयर एज वेल एज ऑफ नेक्स्ट ईयर। पिछले साल के आइटम्स को मैं इग्नोर करूंगा, राइट? ध्यान से सुनो, जब मैं रिसिप्ट साइड पढ़ूंगा या मैं पेमेंट साइड पढ़ूंगा तो रिसिप्ट या पेमेंट साइड में से मुझे करंट ईयर के आइटम्स चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर के आइटम्स चाहिए। इफ एनीथिंग विच बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर आई विल इग्नोर इट। फिर से सुनो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, दिस इज आर रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड की बात कर रहा हूं, तो रिसिप्ट साइड का आइटम आइदर योर इनकम बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा, राइट? बट उन्हें हमारे फॉर्मेट में लिखना है या नहीं लिखना है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि रिसिप्ट्स में से मैं वही आइटम्स लूंगा जो इस साल के हैं या फिर अगले साल के हैं। इज इट क्लियर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से अगर मैं रिसिप्ट्स की बात कर रहा हूं तो रिसिप्ट्स में से मैं वही आइटम लूंगा जो इस साल के हैं या फिर अगले साल के हैं। इफ एनी आइटम बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर मैं उसे इग्नोर करूंगा, मैं उसे हटा दूंगा, मैं उसे साइड में रख दूंगा या अपने फॉर्मेट में मैं नहीं लिखूंगा, राइट? तो यहाँ पर आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है। तो इसमें जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो द आइटम्स हैज टू बी ऑफ करंट ईयर और ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एनी आइटम विच इज ऑफ प्रीवियस ईयर इग्नोर इट, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैं रिसिप्ट का एक आइटम पढ़ता हूँ और देखते हैं कि वो हमारे फॉर्मेट में कहाँ आता है। अगेन, अगर मैं रिसिप्ट साइड पढ़ रहा हूँ तो रिसिप्ट साइड का आइटम आइदर मेरा इनकम बनेगा तो वो इनकम में जाएगा या फिर मेरा लायबिलिटी बनेगा तो लायबिलिटी में आएगा। इज इट क्लियर? तो एक करके आइटम्स पढ़ते। फिर से मैंने आपको और एक छोटा सा पॉइंट कहा था कि आई नीड ओनली दोज आइटम विच बिलोंग्स टू दिस ईयर और ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एनी आइटम विच इज ऑफ प्रीवियस ईयर उसे इग्नोर करो। इज इट क्लियर? वो रिसिप्ट साइड में अगर कोई आइटम पिछले साल का है तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे कौन सा आइटम चाहिए? मुझे आइटम चाहिए जो करंट ईयर का है या फिर अगले साल का है। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम आपको दिया है रिसिप्ट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है दिस इज द बैलेंस जो पिछले साल से आप आगे लेके आए हो, राइट? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट दिस इज द बैलेंस जो हम पिछले साल से इस साल लेके आए। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है इतना कैश आपके पास पिछले साल बचा था जो पिछले साल से आप इस साल बस कैरी कर रहे हो। तो इसका एंट्री कहाँ होगा? तो इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। एज आई सेड कि ये पिछले साल का आइटम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लास्ट ईयर आइटम, राइट? मैंने अभी आपको कहा था कि रिसिप्ट साइड में से आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द करंट ईयर आइटम और ऑफ द नेक्स्ट ईयर आइटम। आई एम नो वेयर इंटरेस्टेड इन द प्रीवियस ईयर आइटम। इज इट क्लियर? जो पिछले साल का है मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लास्ट ईयर अकाउंटिंग में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। इज इट क्लियर? इस साल का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस साल अकाउंटिंग, यानी कि इस साल के आइटम, एंड अगले साल का अकाउंटिंग होना बाकी है। तो इफ एनी आइटम जो अगले साल का है लेकिन आपको इस साल मिल रहा है तो आई हैव टू कंसीडर इट, क्योंकि अगले साल का अकाउंटिंग अगले साल हमें करना है कि नहीं? अभी अगले साल का अकाउंटिंग होना बाकी है और इस साल का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। पिछले साल का अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो इफ एनी आइटम विच बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर आई विल इग्नोर इट, क्योंकि वो लास्ट ईयर के अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। मैं फिर से उसे इस साल कंसिडर करूंगा तो मेरा आंसर गलत बनेगा। इज इट क्लियर? तो रिसिप्ट साइड की आइटम आइदर मेरा इनकम है या फिर लायबिलिटी है, बट वही आइटम्स आई हैव टू कंसीडर जो इस साल का है या फिर अगले साल का है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है दिस इज द बैलेंस जो मैं पिछले साल से इस साल लेके आया हूँ। इट इज अ बैलेंस जो मैंने लास्ट ईयर से इस साल लेके आया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मीन्स लास्ट ईयर बैलेंस आई हैव कैरिड फॉरवर्ड इट टू दिस ईयर, राइट? तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस हेंसफोर्थ किसी भी सम में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यू हैव टू इग्नोर इट, क्योंकि ये पिछले साल का आइटम मैं आगे बस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो इट नोवेयर बिलोंग्स टू दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो आई हैव टू इग्नोर इट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जब भी आएगा आई हैव टू इग्नोर इट। इज इट क्लियर? तो इस बैलेंस ब्रॉट डाउन को कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगला आइटम क्या है? तो अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट द मेंबरशिप रिन्यूअल फी। आपका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स को अगर अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रखनी है तो दे हैव टू पे यू सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ और एवरी ईयर। तो इट इज नथिंग बट अ इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनको ये सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर से हर साल या हर महीने मिलता रहेगा, तो ये उनके लिए इनकम कहलाएगा। और सब्सक्रिप्शन को मैं पोस्ट करूंगा ऑन दी इनकम साइड। इनकम में मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 5000, 2 टिक मार्क है इसलिए मैं 3 लाइनें छोड़ के एरो कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज आर इनकम। अगेन यहाँ पर मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे कि जब ट्रायल बैलेंस के आइटम हम पोस्ट करते थे, अगर कोई आइटम की जगह फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड ही रहेगी। वैसे ही सब्सक्रिप्शन विल ऑलवेज गो टू इनकम। हेंसफोर्थ किसी भी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज योर इनकम।
गेटिंग इट आई एम सेइंग, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्रिप्शन चला गया इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन इन अ कॉलम में 5000, लीव 3 लाइन, पुट अ एरो। नेक्स्ट इज डोनेशन। तो डोनेशन भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन एंड एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। इफ डोनेशन इज जनरल इट इज इनकम एंड इफ डोनेशन इज स्पेसिफिक इट इज लायबिलिटी, राइट। ये चीज आप याद रखो। इफ द डोनेशन इज फॉर जनरल पर्पस इट इज योर इनकम, राइट, एंड इफ इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इट इज योर कैपिटल, राइट। कैपिटल यानी कि दैट यू हैव टू राइट ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर आपको डोनेशन किस लिए मिला है, तो उन्होंने ब्रैकेट में कहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ही होता है जनरल पर्पस, इट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है ये आपको बार बार मिलता जाएगा, राइट, फिर से मिलता जाएगा आपको। ये एक बार डोनेशन जो एक बार ही मिलता है वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा आपको, या वो कैपिटल यानी कि लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा। बट जो डोनेशन रेवेन्यू या फिर जनरल पर्पस के लिए मिलता है, मतलब ये आपको बार बार मिलता जाएगा, इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड अगेन एंड अगेन। तो एनीथिंग विच इज रिसीव्ड अगेन एंड अगेन बिकेम योर इनकम, राइट, एंड एनीथिंग विच रिसीव वंस इन अ व्हाइल बिकेम योर लायबिलिटी या कैपिटल। इज इट क्लियर? तो हमने रिसिप्ट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था लास्ट टाइम फॉर्मेट डिस्कस करते वक्त। देयर इज कैपिटल रिसिप्ट एंड देयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट इनकम एंड कैपिटल रिसिप्ट इज नथिंग बट लायबिलिटी, राइट। ये याद रहेगा। तो अभी आपको डोनेशन मिला है, इट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि ये आपको बार बार मिलता जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम। तो मैं डोनेशन को इनकम में पोस्ट कर दूंगा बाय डोनेशन। टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में 5000। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस, राइट। तो एंट्रेंस फीस इज नथिंग बट कैन बी रेवेन्यू ऑल्सो एंड कैन बी कैपिटल ऑल्सो। मतलब वो इनकम भी हो सकता है या लायबिलिटी भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है आपको एडजस्टमेंट में क्या कहा है। तो एडजस्टमेंट में क्या कहा है अभी देखने की जरूरत नहीं, हमने टिक मार्क ऑलरेडी कर लिया एडजस्टमेंट के लिए। तो एंट्रेंस फीस जब भी आएगा उसको उठाओ एंड इनकम साइड में लिखो। एडजस्टमेंट जो है वो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं कि इसका करना क्या है। तो अभी एंट्रेंस फीस को सिंपली क्या करो, ट्रायल बैलेंस से उठाओ या आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाओ एंड इनकम में लिख लो बाय एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में 4000, लीव 1 लाइन, पुट अ एरो। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगेन रिसिप्ट साइड पे मतलब इंटरेस्ट आपको मिला, तो इंटरेस्ट आपको एक बार ही मिलता है क्या लाइफ में? द आंसर इज नो। ये इंटरेस्ट आपको बार बार मिलता जाएगा। तो इट बिकेम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट इनकम। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो इनकम। इंटरेस्ट आपका लायबिलिटी है क्या, कर्जा है क्या, आपको किसी को ये वापस करना है का? आपको जो इंटरेस्ट मिला, आर यू लायबल टू पे इट बैक टू समबडी एल्स? आंसर इज नो। ये इंटरेस्ट आपको मिला तो ये पैसा आपका हो गया, मतलब ये आपका फायदा है। आपका फायदा यानी कि आपका इनकम। तो प्रॉफिट इनकम विल गो टू द इनकम साइड। तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट 1000। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। रिसिप्ट्स के आइटम मैंने कहे थे आपको आइदर इनकम बनेंगे या फिर लायबिलिटी बनेंगे, बट ये जितने भी आइटम थे रिसिप्ट्स के सारे इनकम में चले गए। देयर इज नो लायबिलिटी, राइट। तो रिसिप्ट्स के आइटम मैंने इनकम में पोस्ट कर लिए। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब पेमेंट का एक आइटम पढ़ते और उन्हें पोस्ट करते हैं। पेमेंट का आइटम पढ़ के पोस्टिंग करते वक्त आपको याद क्या रखना है, पेमेंट आइटम आइदर आपका खर्चा होगा या फिर आपका एसेट होगा, राइट। खर्चा होगा तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, एसेट होगा तो वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक एक करके पोस्ट करते हैं। पहला आइटम सैलरी। तो सबको पता है सैलरी इज व्हाट, खर्चा, एक्सपेंस। यू हैव टू पे सैलरी अगेन एंड अगेन। तो सैलरी को उठाओ एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करो। तो एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे 2 सैलरीज 4000, राइट। नेक्स्ट आइटम इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पर मैं फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज यूज कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? सैलरी खर्चा है तो खर्चे में लिख लिया, P&L डेबिट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट योर P&L अकाउंट, राइट। तो एक्सपेंडिचर यानी कि नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इनकम इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सैलरी हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यानी कि एक्सपेंडिचर में। इज इट क्लियर? तो सैलरी चला गया एक्सपेंडिचर में। सैलरीज के बाद अगला आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी भी मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा में फिर से एक्सपेंसेस में लिखूंगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, राइट। टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली बाहर में, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलम। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन इज ऑन द पेमेंट साइड, मतलब आपने कमीशन पे किया, मतलब ये कमीशन फिर से आपके लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो कमीशन उठाओ, एक्सपेंडिचर में लिखो 2 कमीशन 500, राइट। कमीशन के बाद रेंट। तो रेंट अगेन पेमेंट साइड में है। पेमेंट यानी कि आपने रेंट पे किया, तो फिर से अगर रेंट आप पे कर रहे हो मतलब ये आपके लिए खर्चा है कि नहीं? तो फिर से खर्चे में लिखो 2 रेंट बट इनर कॉलम में 2000, लीव 1 लाइन, पुट अ एरो। रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑन द पेमेंट साइड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने पे किए। तो आपने पे किया मतलब ये भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो मुझे एक्सपेंसेस में लिखूंगा 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितना है? 1500। टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर।
तो हमने फाइनल अकाउंट्स में किया फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज आर एसेट, तो मैं फर्नीचर को उठाऊंगा एंड एसेट्स में पोस्ट करूंगा, एसेट्स में मैं लिखूंगा फर्नीचर, इनर कॉलम में 8000, लीव वन लाइन एंड पुट अ एरो। इज इट क्लियर, राइट? तो फर्नीचर मैंने कहाँ लिखा, एसेट्स में लिखा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि पेमेंट साइड का आइटम आइदर एक्सपेंस रहेगा या फिर एसेट रहेगा, तो फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज एसेट, तो फर्नीचर को उठा के मैंने एसेट्स में लिख लिया, राइट? बट फर्नीचर पे टिक मार्क है तो इसलिए मैंने फर्नीचर की अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, एक लाइन छोड़ के मैंने एरो कर दिया। एंड अब पेमेंट साइड में लास्ट आइटम है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है कि इस साल के एंड में आपके पास 1000 रुपये कैश में बचे। जैसे कि रिसिप्ट साइड में उन्होंने बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल का बैलेंस हम इस साल आगे लेके आए। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है इस साल के बचे हुए 1000 में इस साल से अगले साल लेके जा रहा हूँ। तो ये 1000 रुपये बैलेंस कौन से साल का है, तो ये 1000 रुपये बैलेंस मेरा करंट ईयर का है, तो नथिंग बट 1000 रुपये मेरे पास कैश इस साल के एंड में बची। तो जो कैश मेरे पास बैलेंस है दैट इज माय एसेट, इसे मैं एसेट्स में लिखूंगा एज कैश इन हैंड। हेंसफोर्थ हर एक क्वेश्चन में याद रखो बैलेंस कैरिड डाउन इज नथिंग बट योर एसेट दैट विल बी कॉल्ड एज कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। इज इट क्लियर? यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे तो हम इसे कैश इन हैंड एज्यूम करते हैं एंड एसेट्स में मैं इसे लिखूंगा कैश इन हैंड 1000 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट साइड का भी पोस्टिंग हो गया। तो मैंने रिसिप्ट साइड के आइटम पोस्ट किए, फिर मैंने पेमेंट साइड के आइटम्स पोस्ट किए। अब मैं क्या करूँगा, दिए हुए एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करूँगा एंड हर एक एडजस्टमेंट्स को मैं डबल इफेक्ट देता जाऊँगा, राइट? जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे उसी प्रकार, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते वक्त डबल इफेक्ट देते थे, उसी तरह आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है और इसी प्रकार का डबल इफेक्ट होगा, राइट? नथिंग टू वरी, वही लॉजिक आपको अप्लाई करना है, राइट? तो देखते हैं कि पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200। तो हमने ये फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार की हुई एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस में मैंने रेंट लिखा हुआ है उसमें ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 200। तो मेरा रेंट ऑलरेडी कितना था 2000 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, तो टोटल बाहर बच गए 2200, राइट? ये पहला इफेक्ट हुआ। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि रेंट देना बाकी है, तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 200। सिंपल, जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे उसी प्रकार मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट में ऐड कर दिया एंड लायबिलिटी में लिख लिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पर। दूसरी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹500। तो वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन में 1000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे अभी मिला है। एंड वो कह रहे हैं कि इस साल का 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो देयर आर टू एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन। एक 1000 इज एडवांस मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे अभी मिला है एंड 500 रुपया इस साल का मिलना बाकी है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 1000 रुपये मुझे एडवांस मिला है मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे अभी मिला है। तो ये जो 1000 रुपया सब्सक्रिप्शन का है वो अगले साल का है बट मुझे अभी मिल रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इनकम साइड में मैंने बाय सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। कितना सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है 5000, उसमें से मैं माइनस करूंगा माइनस एडवांस 1000। तो 5 - 1 4000 मेरे नीचे बचे, राइट? 5000 में से 1000 अगले साल के हैं यानी कि वो इस साल का नहीं है। तो मैं अगले साल का सब्सक्रिप्शन क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने उसे सब्ट्रैक्ट किया तो 5000 - 1000 4000 सब्सक्रिप्शन मेरा इनर कॉलम में बचा, राइट? अब ये अगले साल का सब्सक्रिप्शन मैंने इस साल लिया तो एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लायबिलिटी। ये हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा था, अगर आपको पैसा एडवांस मिलता है तो इट इज योर लायबिलिटी। अगर आप एडवांस देते हो तो एसेट है, अगर आप एडवांस लेते हो तो दैट इज लायबिलिटी। तो मैं इसका सेकंड इफेक्ट दूंगा ऑन दी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो फिर से देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन का मैंने डबल इफेक्ट क्या दिया। पहला मैंने इनकम सब्सक्रिप्शन में से माइनस किया, इनकम में सब्सक्रिप्शन था वहाँ से मैंने माइनस किया, माइनस एडवांस 1000, टोटल नीचे हुआ 4000 एंड बिंग एडवांस मिला है, आई हैव रिसीव्ड इन एडवांस। तो एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लायबिलिटी। मैंने सेकंड इफेक्ट उसका लायबिलिटी में लिख लिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 2 का पहला पार्ट हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब इसी एडजस्टमेंट में उन्होंने सेकंड पार्ट क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। तो वो कह रहे हैं कि इस साल का 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यानी कि आपको आना बाकी है, राइट? आपके मेंबर से उन्होंने इस साल के 500 रुपये सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दिए, मतलब आपको मेंबर से 500 रुपये सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है या आना बाकी है। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है तो पहला इफेक्ट मैं क्या करूंगा,
इनकम में सब्सक्रिप्शन में क्या करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो मैं सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 500, राइट। तो सबने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो टोटल सब्सक्रिप्शन की टोटल बाहर बच गई 4500, है कि नहीं, राइट। तो सबका सब्सक्रिप्शन का टोटल बाहर आया 4500। अब ये मुझे क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग व्हाट, मुझे देना बाकी है कि मुझे आना बाकी है, तो मुझे सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो इसका मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा ऑन द एसेट साइड। वाई ऑन द एसेट साइड, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, मुझे सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो एनीथिंग आना बाकी इज माय एसेट। देना बाकी जैसे लायबिलिटी, वैसे आना बाकी इज माय एसेट। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने सेकंड पार्ट क्या कहा है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इस साल का 500 रुपीज ऑफ सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग। तो मैंने क्या किया, इस साल का आना बाकी है, तो मैंने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग 500, एंड ये मुझे अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है, आना बाकी है, इसलिए मैंने सेकंड इफेक्ट दिया ऑन दी एसेट्स। एसेट्स में मैंने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, राइट। यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट 2 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। एडजस्टमेंट 2 में 2 हिस्से थे, एक था एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया, और दूसरा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसका भी मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े, चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 3। तो एडजस्टमेंट 3 में वो कह रहे हैं डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। वेरी सिंपल, आप सबका फेवरेट एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो। कितना, 8%। फर्नीचर कहाँ है, एसेट्स में दिख रहा है सबको। कितने का फर्नीचर है, 8000 का, तो 8000 का 8% कैलकुलेट करो, 8000 का 8% बिकेम 640, तो 8000 के नीचे में लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 640, तो 8000 माइनस 640, बाहर बचे 7360, राइट। तो ये पहला इफेक्ट है। एज यूजुअल जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे वैसे मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को फर्नीचर से माइनस किया, एंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यानी कि ही एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके फर्नीचर 640, राइट। तो फर्नीचर का डबल इफेक्ट हो गया, मैंने फर्नीचर से सब्ट्रैक्ट किया। एज यूजुअल पहला इफेक्ट फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, एंड सेकंड इफेक्ट मैंने एक्सपेंडिचर में लिख लिया एज टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में फर्नीचर 640। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 भी सॉल्व हो गई, है कि नहीं। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट 4 में कहा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस हमने लिखी कहाँ पर है, एंट्रेंस फीस मैंने लिखी है ऑन द इनकम साइड। कितने की एंट्रेंस फीस है मेरे पास, 4000। अब वो कह रहे कि 4000 में से 50% को कैपिटलाइज करो, नथिंग बट 4000 में से 50% इज योर कैपिटल रिसिप्ट, है कि नहीं, यानी कि उसको कैपिटल यानी कि लायबिलिटीज में लिखना है। तो लायबिलिटी में कैसे लिखना है, तो देखते हैं हम सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो आ जाओ इनकम में, यहाँ पर हमें एंट्रेंस फीस कितना दिख रहा है, यहाँ पर हमें एंट्रेंस फीस दिख रहा है 4000। उसके नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस 50% कैपिटलाइज। क्या लिखोगे, माइनस 50% कैपिटलाइज। तो 4000 का 50% हुआ 2000, बाहर बचे 2000, ये पहला इफेक्ट हुआ। उन्होंने कहा था कि एंट्रेंस फीस में से 50% को कैपिटलाइज करो, तो 4000 टोटल मेरी एंट्रेंस फीस थी, उसका 50% हुआ 2000, तो 2000 मैंने माइनस किया एज माइनस कैपिटलाइज, तो बाहर बचे 2000। अब इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटलाइज करना है, मतलब नथिंग बट उसे हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड इज नथिंग बट द कैपिटल। जैसे फाइनल अकाउंट्स में जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करते थे तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल हम कहाँ लिखते थे, लायबिलिटी में लिखते थे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लायबिलिटीज में फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा कैपिटल फंड, विच आई डोंट नो, वो हमें एडजस्टमेंट में शायद उन्होंने दिया है, राइट। वो मैं बाद में जब एडजस्टमेंट में आएगा तब लिखूंगा। अभी उस कैपिटल फंड में मैं सामने अमाउंट ब्लैंक रख रहा हूँ, और उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एंट्रेंस फीस जो उन्होंने कैपिटलाइज करने के लिए कही थी। तो 50% को कैपिटलाइज करना है, नथिंग बट एंट्रेंस फीस से माइनस करना है एंड कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो कैपिटल फंड लिखा मैंने, राइट। वो जब हमें पता चलेगा तब मैं उसकी अमाउंट लिखूंगा। अब नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एंट्रेंस फीस 2000। तो मेरा पहले का कैपिटल फंड कितना है हमें पता नहीं है अभी तक, अभी मैंने 2000 ऐड किए, तो जब उसका कैपिटल फंड का ओरिजिनल अमाउंट मिलेगा तब इसकी टोटल बाहर लेते हैं। अभी बस इतना ही लिख के रखो, प्लस एंट्रेंस फीस 2000 इन द कॉलम, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज का डबल इफेक्ट फिर से देखो, मैंने एंट्रेंस फीस से माइनस किया 50%, 4000 का 50%, 2000 मैंने एंट्रेंस फीस से माइनस किया, और उसका सेकंड इफेक्ट मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? तो कैपिटल फंड मुझे पता नहीं कितना है, बस मैंने उसके नीचे लिखा प्लस एंट्रेंस फीस 2000, बस इतना ही करना है, नथिंग मच, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना करके छोड़ दो, राइट। यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5।
तो एडजस्टमेंट 5 क्या कहा उन्होंने, कैपिटल फंड वॉज ₹3000। तो मैंने कहा था उसे स्टार करो, कैपिटल फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। अगर हेंसफोर्थ किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हैं वो हम आने वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। बट कैपिटल फंड दिया मतलब आपका काम आसान है, इसको उठाना है एंड उसे केवल लायबिलिटी में, जब भी हमने लिखा था कैपिटल फंड, उसके सामने इनर कॉलम में 3000 लिखो, प्लस पहले के 2000 जो हमने एडजस्टमेंट के किए थे, टोटल 5000 नीचे ले लो। सो कैपिटल फंड 3000 प्लस एंट्रेंस फीस 2000, टोटल 5000 नीचे लेना। नीचे क्यों, मैं आपको बाद में बताता हूँ। इज इट क्लियर? तो कैपिटल फंड जब भी क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में हेंसफोर्थ आपको कैपिटल फंड दिया होगा। अगर बैलेंस शीट उन्होंने आपको बनाने के लिए कही है तो कैपिटल फंड देना चाहिए। तो कैपिटल फंड जब भी क्वेश्चन में होगा तो उसको उठा के हम लायबिलिटी में लिखेंगे। ओनली वन इफेक्ट, इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, तो इसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। कैपिटल फंड को आपको केवल एक ही इफेक्ट देना है, तो एक ही इफेक्ट में दे रहा हूँ कैपिटल फंड को मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड दैट टू मैं उसे इनर कॉलम में लिखूंगा। अगर उसमें पहले से कोई आइटम है तो ऐड करके टोटल नीचे ले लो। तो मैंने ऐड करके टोटल नीचे लिख ली। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा कैपिटल फंड मैंने लिख लिया। देयर हैज टू बी ओनली वन इफेक्ट फॉर कैपिटल फंड, दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में मैंने लिखा कैपिटल फंड 3000 और जो एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट थी 2000, वो ऐड करके टोटल 5000 मैंने नीचे लिख लिया। तो कैपिटल फंड एक ही जगह लिखना है या उसका एक ही इफेक्ट देना है, उसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमने 1 to 5 सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना है। दैट इज इजी काम, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को पोस्ट किया, फिर मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व की। हर एक एडजस्टमेंट को मैंने डबल इफेक्ट दिया, सिर्फ कैपिटल फंड को मैंने सिंगल इफेक्ट दिया, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज इन्फॉर्मेशन, राइट। कैपिटल फंड इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए मैंने उसका एक ही इफेक्ट दिया, उसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे और फिर बैलेंस शीट को टैली करेंगे, राइट। चलो तो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट। तो सब लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाओ, राइट। दो साइड से एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड, इनकम यानी कि क्रेडिट साइड। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं। क्रेडिट साइड में 4 आइटम्स हैं, उनको ऐड करोगे तो उसका टोटल आ रहा है 12,500 एंड डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड करोगे तो उसका टोटल आ रहा है 9,840। नॉर्मल वे जो हम अकाउंट्स क्लोज करने का लॉजिक है कि क्रेडिट का टोटल रफली करो, डेबिट का टोटल रफली करो। तो मैंने रफली टोटल लिया दोनों साइड का। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12,500, डेबिट का टोटल आ रहा है 9,840। तो अब मैं पहला काम क्या करूंगा, जो बड़ी अमाउंट है वो दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिख लूंगा। तो बड़ी अमाउंट इज 12,500, दोनों तरफ में 12,500 लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, बड़ी टोटल में से छोटी टोटल सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मेरा कैलकुलेशन विल बी 12,500 माइनस 9,840, डिफरेंस आ रहा है 2,660। अब ये डिफरेंस मैं कौन सी तरफ लिखूंगा, मैं ये डिफरेंस लिखूंगा ऑन द डेबिट साइड। वाई ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट आई हैव टू राइट द टोटल। तो डेबिट में मैं लिखूंगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 2,660। इनर कॉलम यानी कि पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब दिस इज माय प्रॉफिट। इफ इनकम इज ज्यादा, इनकम ज्यादा हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं, यानी कि मुझे फायदा हो रहा है, दिस इज माय फायदा, दिस इज माय प्रॉफिट, दिस इज माय सरप्लस, राइट। यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि ये एनपीसी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को जो अगर प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सरप्लस एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। व्हाट डज दैट मीन कि इनकम इज एक्सेस, इनकम ज्यादा है दैन एक्सपेंडिचर। तो वही मैंने ब्रैकेट में लिखा, इनकम ज्यादा है ना। बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या कहूंगा, टू सरप्लस, राइट। सरप्लस का मतलब क्या है कि ये एनपीसी का फायदा है, राइट। तो एनपीसी के फायदे को कहते हैं सरप्लस, राइट। बीइंग एनपीसी, इनका एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, तो इसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं कह सकते, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं सरप्लस। तो मैंने इसे सरप्लस कहा एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। व्हाट डज दैट मीन कि इनकम साइड एक्सेस है ना, इनकम साइड बड़ी है, एक्सपेंडिचर साइड छोटी है। तो एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम इज एक्सेस, तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इज क्लियर? कितना है ये, 2,660। सरप्लस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का करना क्या है, तो इस सरप्लस को उठाना है एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करना है। जैसे हम पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते थे, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते थे।
और यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट की जगह क्या है, यहाँ पर कैपिटल फंड है ऑन द लायबिलिटी साइड। ऑन द लायबिलिटी साइड में मैं कैपिटल फंड में ऑलरेडी हमारे 5,000 रुपये टोटल है, उसके नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा प्लस सरप्लस 2,660 एंड कैपिटल फंड की टोटल बाहर आ जाएगी 7,660। इज इट क्लियर? तो हेंस फोर जब भी सरप्लस आएगा तो उसका बस डायरेक्टली इफेक्ट क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो सरप्लस मैंने क्या किया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया एंड कैपिटल फंड का टोटल बाहर ले लिया। इज इट क्लियर? तो कैपिटल फंड सबका बाहर आ रहा है 7,660 एंड अब फाइनली क्या होना चाहिए, सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो बैलेंस शीट की अगर एसेट्स की टोटल करोगे तो 8,860 आ रही है, लायबिलिटीज की टोटल करोगे तो 8,860 ही आ रही है। तो दोनों साइड हमारे टैली हो रही है, राइट। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा एनपीसी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सॉल्व करके। आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा, उनके आइटम्स पोस्ट किए, एडजस्टमेंट सॉल्व किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस शीट क्लोज की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। हम फाइनल अकाउंट्स की तरह ही यहाँ पर कर रहे हैं, नथिंग एल्स की फॉर्मेट बना रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं एंड फाइनली बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं। तो एज आई सेड 80% ऑफ नॉलेज इज फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स ओनली। कुछ नए पॉइंट्स को मैं आपको हाईलाइट करते जाऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। कल हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4, प्रैक्टिकल मतलब अनसॉल्व एग्जाम्पल 4 एंड उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8 यानी कि सॉल्व सम में से एग्जाम्पल 8। कल का हमारा एजेंडा इज टू सॉल्व 2 सम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 4 एंड सॉल्व एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 8, राइट। तो वो कल आने के बाद हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे, राइट। तो आपको अभी से फॉर्मेट रेडी करके रखने की जरूरत नहीं है। आज का आपका होमवर्क इज टू रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन एटलीस्ट 2 टाइम्स। इज इट क्लियर? एक बार वीडियो के साथ रिवाइज करो, एक बार विदाउट वीडियो रिवाइज करो। इज इट क्लियर? तो आज हम यही रुक रहे हैं। कल हमारा एजेंडा इज टू सॉल्व 2 एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है उसका 4th क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जाम्पल में से 8th क्वेश्चन। तो ये 2 सम्स कल हम सॉल्व करेंगे। आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।